हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से अपने एक नए लेक्चर के साथ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये इस चैप्टर का फेडरलिज्म का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग फिर से पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ये लेक्चर। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, इसको तुम वर्ड से ही पहचान लो, इस वर्ड को तुम ब्रेक करो। एक हो गया डी, ठीक है, और एक हो गया सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब होगा डी मतलब कोई भी चीज़ को तोड़ना या वो चीज़ ना होना जिसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं। मतलब हम लोगों ने जैसे सपोज ये अपेक्षा की है सेंट्रलाइजेशन और उसके आगे डी लगा दिया, मतलब सेंट्रलाइजेशन का ना होना। इट मीन सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जिस तरह से हमको नाम ही से पता चला है, सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को सेंटर्ड करना, ग्रुप के फॉर्म में लाना या एक पर्टिकुलर चीज़ मिला देना। ठीक है, अच्छा, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन पॉलिटिक्स के टर्म में इसकी एक अलग डेफिनेशन है, एक अलग मीनिंग है। क्या है? देखिए, मैं दो डेफिनेशन लाया हूँ, एक एनसीईआरटी की और एक जो है कि एक तरह से मेरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो आप लोगों को जो याद करना, वैसे एनसीईआरटी के लिए जो दूसरा वाला डेफिनेशन होगा वही इंपॉर्टेंट रहेगा। So देखिए, प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन particularly those regarding planning and decision making are distributed away from central authoritative location or group। ओके, मतलब एक प्रोसेस है जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, ठीक है, एक प्रोसेस है जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को पार्टिकुलरली, ज़्यादातर या मोस्टली वो वाली चीज़ें जिसमें प्लानिंग की बात हो या डिसीजन की बात हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे कंट्री में जो हम लोग सपोज जो हम लॉ बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, मैंने बताया था उनका फंक्शन, कोई एक लॉ बनाता है, कोई दूसरा उसको मॉनिटर करता है, तीसरा उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉ को प्लान करते हो या कोई रूल को प्लान करते हो, उस रूल पे डिसीजन बनाते हो, ठीक है, सो उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। इट मीन्स एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक मतलब सपोज कर लो एक फेनोमेना है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी? मोस्टली वैसी होती हैं जो कि या तो रूल को प्लान करती हैं या उस पर डिसीजन बनाती हैं। उनके पावर्स को हम लोग, उनकी एक्टिविटीज़ को हम लोग सेंट्रल से उठा के लोकल पार्ट में, कहाँ पे? लोकल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, सो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स, फिर से बताता हूँ, देखो, प्रोसेस जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, कैसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? इट पार्टिकुलरली ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और उनके पावर्स को उठा के हम लोग लोकल पार्ट में दे दें, सो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, ये थी मेरी डेफिनेशन। अब एनसीईआरटी वाली देख लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपको लिखना भी पड़ेगा। देखिए क्या, टेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट। मैंने एक शॉर्ट में बता दिया, इसको अब चाहे जितना बड़ा करके बनाओ। अब इसको कैसे लिखोगे? इट इज ए फेनोमेना बाय विच द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर टेकन एंड गिव इट टू द लोकल गवर्नमेंट। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब हमारी इंडिया जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, मैंने देखो सेंट्रल और स्टेट का नाम लिया है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट वाले ही रिलेशन होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, देखो सबसे बड़ा रीज़न तो ये था, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। क्यों लिखा है वो बताता हूँ। हम लोग आज तक सेंट्रल और स्टेट, यही दो का मतलब पढ़ते थे। इसको क्या कहते थे हम लोग, जल्दी बताइए, क्या कहते थे? ये कहा जाता था सेकेंड टायर और टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में रहता था हम लोग का। लेकिन हम लोग जानते हैं हमारी कंट्री बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ पर हर एक कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है, हर एक तरीके के लोग रहते हैं, और एक तो इस तरीके के लोग रहते हैं, और दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन, मेन फैक्टर यहाँ पे पॉपुलेशन भी काम कर रहा है। पॉपुलेशन यहाँ की खुद बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो इसका रिजल्ट क्या हो, जब इतनी पॉपुलेशन है, इट मीन्स ऊपर से सेकंड, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो केवल टू टायर नहीं काम कर पाएगा, हम लोग को एक थर्ड टायर की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत हमारी कंट्री को पड़ी, जिसकी वजह से हमें इसको लाना पड़ा। ठीक, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन कोई पूछे क्यों होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स? डिसेंट्रलाइजेशन केवल पॉलिटिक्स नहीं होता है, इट मे बी टेक्नोलॉजिकल, इट मे बी आइडियोलॉजिकल, इट मे बी फाइनेंशियल। लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, सो क्यों होती है? मेनली टू कम बैक ऑफ अ थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो मैंने डेफिनेशन बता दी। अब चलते हैं
कि इसका मेन रीज़न क्या था। मेन रीज़न स्टूडेंट ये था कि जो गवर्नमेंट के खर्च, राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, गवर्नमेंट का जो पैसा था वो ज़्यादातर खर्च हो जा रहा था बेफिजूल चीज़ों में। इसलिए, और बेफिजूल चीज़ों में इसलिए, जैसे सपोज मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताएं तो देखिए आप लोग। तो देखिए, जस्ट सपोज इन्होंने 2700 करोड़ का बजट बना दिया हमारी कंट्री ने, ठीक है, 2700 करोड़ का बजट। और जब 2700 करोड़ का बजट बनाया तो उसके हिसाब से खर्च करना। इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, इन्होंने बोला कि 1000 करोड़ तुम एजुकेशन में लगा दो, ठीक है, और 1500 करोड़ तुम लोग 1000 करोड़ एजुकेशन में, 1500 करोड़ जो है तुम लोग लगा दो पार्टीज़ के ऊपर, 15 10 25 बचे 200 करोड़, और जो 200 करोड़ बचे तो तुम लोग लगा दो कोई भी फील्ड ले लीजिए, जैसे सपोज रोड बनाने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बना तो दिया भाई, इतना बजट तो दे दिया, लेकिन इतना बड़ा बजट दिए, अब क्या पता वो काम हो या ना हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने आप लोगों को कई लेक्चर में बताया कि करप्शन क्यों, किस तरह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अंदर से ही खोखला करते जा रहा है, ठीक है। रोड्स और पार्टीज की वजह से इसके ज़्यादातर पैसे जो हैं वो चले जाते हैं। इट मीन्स अब हम लोगों को इसका इतना बड़ा बजट बनाए, वो काम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही रीज़न था, इसलिए इतना ज़्यादा खर्च हो जा रहा था गवर्नमेंट्स का, जिसके वजह से जब इतना खर्च हो रहा था और काम कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन लगा, ताकि एक जब थर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आएगा, जब हमारे पास थर्ड सिस्टम गवर्नमेंट आएगा तो वो अपने हिसाब से खर्च करेगा, और जब अपने हिसाब से खर्च करेगा इट मीन्स वो लोग एक तरह से लोग जानेंगे कि भाई हाँ इतना जब इतने में ही है तो हम लोग को इतना ही खर्च करना। ओके, तो ये था। दूसरी बात, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, वही एक तरह से खर्च की ही बात हुई, या फिर आप कह सकते हो बजट आपने ठीक से ही ना बनाया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जब रिसोर्स अच्छे तरीके से कुछ लोगों के पास पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, वो होता भी है। कई बार होता है, मान लो कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई मतलब प्रॉब्लम हो और हर लोगों को उसकी ज़रूरत पड़े, तो होता है कि करप्शन की वजह से कुछ लोग तो अपने ही खा लेते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यदि करप्शन ना हो तो उसमें भी जो बड़े तबके के लोग हैं, जो बिग हैं, इट मीन्स आई वांट टू से ऑफ रिच पीपल्स, वो ले लें, या तो फिर कुछ ही लोगों के पास पहुँचे। सम पीपल्स आर एबल टू गेट इट, सम आर नॉट एबल टू गेट इट, सो इट हैज़ वेरियस रीज़न, जिसमें मैंने आपको बताया इनइक्विटेबल, ठीक है। अब ये मेनली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडिया में ही काम आती है। अच्छा, अब एडवांटेज देख लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन का। अब इसका एडवांटेज क्या है, देखिए टाइमली डिसीजन होता है, सही बात है। जब थर्ड टायर सिस्टम में गवर्नमेंट आएगा तो वो जानता है कि भाई मुझे इतने से इतने के बीच में न्याय इनको दिलाना है, इनको जस्टिस दिलाना है किसी भी रीज़न में। इट वांट जस्टिस विथ अ प्रॉपर टाइम। यहाँ पे टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अब हम मान लीजिए जैसे सपोज कोई आदमी गया हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में गया, ओके, हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में पहले से जैसे सपोज 1,70,000 केस पहले से ही हैं। अब भाई वो आदमी जो जज बनकर बैठा है उसके पास केवल तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, उसे बाकी 1,70,000 केस को भी ध्यान देना है, इसलिए टाइमली डिसीजन नहीं हो पाता है। भाई सही बात, मैं भी मानता हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे यही सबसे ज़्यादा इसकी लैक है, इसी चीज़ की कमी है हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कि जस्टिस टाइम से नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो टाइमली डिसीजन हो जाता है इसमें। दूसरी चीज़ बर्डन, सेंट्रल का बर्डन जो बर्डन रहता है, मतलब अब देखो सेंट्रल, देखो मैं बताता हूँ क्या था कि सेंट्रल और स्टेट दो ही सिस्टम थे। तो जस्ट सपोज अगर 10 सामान है तो 5 ये करता था, 5 ये करता था। लेकिन अगर मान लो उसी सेंट्रल स्टेट के बाद हमने जिला वाला भी ला दिया, तो क्या किया, इसने अपने पास 3 ही रखा, इसने अपने पास 3 ही रखा, इसको 4 दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 की कमी हुई, इसके पास 2 की कमी हुई, इसके पास 2 की कमी हुई। और ये वैसी चीज़ें हैं जो वो खुद नहीं चाहता हो, मतलब कि ये एक तरह से ये 10 काम है तो ये पहले 5 काम, इसको इतना ज़्यादा टाइम लगता था, 5 काम करने पड़ते, अब केवल 3 ही काम करने पड़ रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था, ये बर्डन जो है, जो सेंट्रल का जो दुख रहता था वो कम हो जाता था, बस यही चीज़ें।
लोकल लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये एम्पावर कर, सही बात है। जब एक थर्ड पार्टी आती थी हमारी एक बहुत ही विशाल काय डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक थर्ड पार्टी आती थी, ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो रहती थी वो सारी काम को करती थी। क्यों? और इससे फ़ायदा ये होता था कि नई नई पार्टीज़ का उद्बोधन हुआ, मतलब नई नई पार्टीज़ का एक न्यू कमर, फ्रेशली पार्टीज, न्यू पार्टी आई, जो कि इट मे बी ऑफ यूथ्स, इट मे बी ऑफ एडल्ट पीपल, इट मे बी ऑफ एनीवन, इट मे बी ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, हु नोज, ठीक है। तो ये पार्टी रहती है जिससे क्योंकि वो पार्टी जानती थी, ठीक है, कि हमारे रीजन में, और वो लोग उसी रीजन के थे, तो वो लोग जानते थे हमारे रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व करना है, इसलिए इस पार्टी का आना जरूरी भी था, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट ये इंपावर करे, सही बात। डाइवर्सिफिकेशन, सही बात है, हमारी एक ये मेनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता था, और हम लोग जानते हैं कि डाइवर्सिफाइड कंट्री में, ठीक है, सो डाइवर्सिफाइड कंट्री में कि जो ये डाइवर्सिफिकेशन था ये ज़रूरी था। क्यों? एक तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, एक कम्युनिटी के नहीं रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोग रहते थे, अल्फा बीटा गामा थीटा, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। जब इतने अलग तरीके के लोग रहते हैं उसके लिए अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट आए तो सही बात है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने रीजन को देखता था आसानी से। जब अपने रीजन को आसानी देखेगा तो वो डाइवर्सिफाइड जो कम्युनिटी रहेगी वो उसको भी देखेगा एकदम आसानी से, जैसे कि टाइमली डिसीजन मैंने बताया उसी तरह ये भी है, ठीक है। फिर आगे क्या है? बेटर सुपरविजन, सही बात है, बेटर सुपरविजन, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये अपने लोगों को ध्यान से देखेगा, अपने लोगों का ही भला चाहेगा एकदम आसानी से। अब हाई कोर्ट में थोड़ी ना आदमी जानता है कि तुम कहाँ से आए, मुंबई से हो कि बनारस से, ठीक है, ये बात है। फिर क्या है? सॉर्ट ऑफ लोकल प्रॉब्लम, सही बात है, लोकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, आसानी से सॉल्व हो जाती हैं वहाँ पे, और टाइमली डिसीजन, वही बात हुई टाइमली डिसीजन। जितना थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये मेनली टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड या फिर जो कहो आप, ठीक है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन भी, सही बात है, लोग अपने ही लोगों से बात करने में ज़्यादा अपने आप को सामर्थ्य समझते हैं जिस तरह की वो किसी बाहरी लोग से बात करने में। क्यों? अब भाई हाई कोर्ट के सामने जज थोड़ी अपनी भाषा में किसी से बात कर लेगा, लेकिन जब अपने लोग रहेंगे तो हाँ वो जानता है भाई मैं इस लोगों से इस बारे में बात कर सकता हूँ और खुल के बात कर सकता हूँ, मुझे इससे कोई डर नहीं है। लेकिन अब वही चीज़ आदमी दूसरे जज के सामने, कोई हाई कोर्ट के जज के सामने जाके नहीं बात पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर रहता है जिससे कम्युनिकेशन वहाँ पर लैक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंट कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया से काम करती है, ठीक। अब डिसेंट्रलाइजेशन है, किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज जरूर होता है। इसका क्या है भाई? देखिए, इसका है एक्सपेंसिव, सही बात है। देखिए, पहले सेंट्रल था, स्टेट, फिर जिला। जब पहले केवल 2 सिस्टम थे, तो जब सपोज 50 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो, और 25 करोड़ इस पे, 25 करोड़ इस पे, 50 करोड़ रुपए इन दोनों पे लग रहे हैं। लेकिन अब जब 3 सिस्टम आ गया तो इसको भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही 50 करोड़ और 25 करोड़ लगने लगे, 75 करोड़ लगने लगे। इट मीन्स 25 करोड़ इस पे भी बढ़ गया। आया समझ में? ये होता है, एक्सपेंसिव हो गई। यूनिफॉर्मिटी भी कमी है, सही बात है। अब मान लो अलग अलग लोग रहेंगे, देखो जैसे कि जब थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ के लोकल लोग रहेंगे। जब लोकल लोग रहेंगे तो लोकल, और उसमें हर एक आदमी का डिसीजन होता है। एक तरह से मैं ये बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं वो सारी चीज़ें। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इसको, और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप, ये मैं अभी बता देता हूँ। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मैं जब अभी बताऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप देखिए क्या है कि जब फेडरल सिस्टम जो है, मतलब इस कंट्री में हमारे डेमोक्रेटिक में, वो धीरे धीरे क्या होता है, जब थर्ड टायर सिस्टम आता है तो पावर, ऊपर वाले का पावर जो है नीचे वाले की पावर से कम होता जाता है, धीरे धीरे वो लूज करता जाता है। क्यों लूज करता जाता है? क्योंकि वो छोटे लोकल वाले अपने आइडियाज लगा के सॉल्व करते हैं, वो एक कोई प्रोसीजर या कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या थे फॉर्म्स ऑफ। देखिए फॉर्म्स, देखिए क्या है। रूरल जो मतलब जो देहाती इलाका है, गांव वाला जो है, ठीक है, वहाँ देखिए एक पंचायती राज सिस्टम लाया गया, जो कि जिसको हम लोग इसी को हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और ये हर एक गांव में होता था, ईच विलेज, ठीक है। ये जो हमारा रहता था पंचायती राज, ये ग्राम पंचायत के अंडर, मतलब ये पंचायती राज सिस्टम था। पंचायती राज एक सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पंचायती राज एक सिस्टम है और ग्राम पंचायत उस सिस्टम का जो समझ लीजिए काम करता है उसमें, ठीक है, एक मेंबर है एक तरह से,
ठीक है। ग्राम पंचायत उसमें एक मेंबर है, और इसमें इसी में ग्राम पंचायत में हम लोग सुने हैं कई बार कि पंच होते हैं। इट मीन्स मेनली 5 ही लोग रहते हैं ग्राम पंचायत में, 5 हेड रहते हैं उसके। वो 5 हेड जो रहते हैं वो ज़्यादातर जो गांव के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, एडल्ट जो रहते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है ग्राम पंचायत, ठीक। तो ये थे पंच, ये 5 लोग। और ये जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम सभा के अंडर काम करता है। ध्यान दे, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंडर काम करता है, लेकिन जब कई सारे ग्राम पंचायत मिलते हैं तो वही एक पंचायत समिति या फिर ब्लॉक बन जाती है, ठीक है। कई सारे ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति या फिर ब्लॉक बना देती है, और जब कई सारे ब्लॉक मिलते हैं तो जिला परिषद बन जाता है, ठीक है। जिला परिषद का एक हेड रहता है जिसको हम लोग जिला चेयरपर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके, जिला चेयरपर्सन, ठीक। तो क्या बताया, पंचायती राज सिस्टम है, ये हर एक गांव में होता है। हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है, उसमें पंच होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, न्याय दिलाते हैं वही लोग, और ये ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंडर काम करता है। जब कई सारे ग्राम पंचायत मिलते हैं तो वो पंचायत समिति या फिर ब्लॉक कहलाते हैं। इसको आप लोग मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक कहो या मंडल कहो, ठीक है। और यही जब कई सारे ब्लॉक मिल जाते हैं तो वो जिला परिषद बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो रूरल के, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे आप लोगों को बताया था ना, ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये जो था डिसएडवांटेज, ये कैसे हुआ? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहीं पे हुआ। कैसे हुआ मतलब, देखिए यूनिफॉर्मिटी ये है कि प्रोसीजर तो फॉलो हो रहा है, लेकिन जब यहाँ देखिए ये पंच, ये 5 लोग हैं, पांचों के अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग तरीके से सोचेंगे। ऊपर से विद्यार्थी लोग हैं, कुछ पढ़े होंगे कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं ले सकता कि भाई हाँ मैं इस रूल के तहत, जैसे जज होता है वो तो भाई एक आईपीसी सेक्शन रहती है, उसके हिसाब से दोषियों को मतलब वो जो है कि देता है, दोषियों को मतलब सजा देता है। इसलिए ग्राम पंचायत जो है मतलब 5 अलग अलग लोगों का समूह है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आप लोग समझ गए। सो रूरल लोगों में तो हो गया, अब बात आते हैं अर्बन मतलब शहरी लोगों में। शहरी लोगों में मेनली म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं जिनके हेड को मेयर कहा जाता है। सो इस लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, और ये फेडरलिज्म चैप्टर कंप्लीट।